हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं संकल्प त्रिपाठी, आप लोगों का बायोलॉजी टीचर, आपके द्वारा बनाए गए उत्तर प्रदेश के नंबर 1 प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम में आप सभी लोगों का भरपूर स्वागत करता हूं। तो स्वागत स्वागत स्वागत। और क्या हाल चाल? आई होप आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई तो कर रहे होंगे। बायोलॉजी वालों बढ़िया है साहब। चले भाई, बिल्कुल एक इरादा एक वादा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलो बेटा, चाहे जो हो जाए। ले फिर आ गए बेटा, आ चुके हैं एक महत्वपूर्ण सेशन के साथ। यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 बायोलॉजी के अंतिम बार, और इस बार अपन करेंगे लॉन्ग आंसर। बेटा लड़ाई लंबी, 5-5 नंबर वालों की लड़ाई का है कि है 5-5 नंबर वाली लड़ाई है। कितने नंबर वाली? 5-5 नंबरों वाली लड़ाई है। ठीक है, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। ठीक है, जीवन जया की मरण होगा, याचना नहीं अब रण होगा। रण होना चाहिए। ठीक है, रण होना चाहिए। शेयर कर देंगे सभी लोग एक बारी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। शेयर 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 शेयर। अरे दादा चले, चलो बेटा शेयर करेंगे एक बारी सभी लोग। अंतिम मौका है बेटा, अंतिम बार छपेंगे पेपर में 5 नंबर वाले प्रश्नों पर। बेटा 5-5 नंबर वाले देख लेते हैं एक नजर में। सर जी पास की लड़ाई नहीं, लड़ाई है 70 में 70 की। और ये लड़ाई, ये जंग कहा बहुत गुमान है ना। 5 नंबर वाले बहुत बड़े प्रश्न होते हैं, तो कहा बहुत घमंड है ना टकरा के। लेकिन तेरा सारा घमंड उतार देंगे। बंदे लोग को कॉल कर दो भाई, क्लास शुरू हो चुकी है। सभी लोग शेयर करेंगे बेटा। ठीक है, ये तो छोटा वाला प्रश्न आ रहा है। ठीक है, चलो बता दे रहा हूं छोटे वाले प्रश्न के माध्यम से। तो बेटा इस सेशन पे अपन क्या करने वाले हैं, छोटा मोटा का ऐसे कर देंगे कट। छोटा मोटा से हमसे कोई लेना देना नहीं, सब कर डाले। आज लड़ाई बेटा कितने नंबर की है? लड़ाई है इस सेशन में 5 नंबर वाले की। कितने नंबर वाले की? 5 अंक की लड़ाई। लड़ाई है 5 अंक की क्वेश्चन। और बेटा आपको पता है कि जो 5 अंक वाले हैं ये आते हैं 3। कितने आते हैं बेटा? 3 आते हैं। 3 प्रश्न आते हैं 5-5 नंबर के, यानी कि 15 अंक। यहां से अपन पाते हैं कितने नंबर? 15 नंबर पाते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यहां पे होती है, इन 5 नंबरों पे अपन को एक फैसिलिटी मिलता है, यूपी बोर्ड देता है। क्या देता है कि इनमें अथवा भी करके देता है। 3 प्रश्न और 3 का अथवा भी करके देता है। क्या करके देता है? अथवा भी करके देता है। मतलब अगर हम टोटल कहें विस्तृत उत्तरी, टोटल 5 नंबर वाले प्रश्न आपके कितने आएंगे? विस्तृत उत्तरीय प्रश्न टोटल आपके कितने आएंगे बेटा? तो टोटल आएंगे 6। कितने आएंगे? 6 आएंगे। टोटल विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी? 6 रहेगी। जिनमें से आपको क्या करना है? 6 में से कितने करने होंगे? 6 में से आपको 3 करने होंगे। कितने 3 करने होंगे? 6 हैं, लेकिन क्या करना है? 3 करना है। 3 करना है। अब एक चीज इनमें करने का सिस्टम समझो। इनमें क्या करता है बेटा? एक तो फिगर वाला देता है, ज्यादातर 5 नंबर वालों में 6 देता है। 6 में से 3 आपको करने होते हैं, क्योंकि सबके नीचे एक एक अथवा दे देता है। एक एक अथवा दे देता है। तो 6 में से आपको 3 करने हैं। एक का रहता है फिगर वाला रहता है, जो अथवा में दिया रहता है ना, उसमें फिगर नहीं रहता। फैसिलिटी ये होती है बेटा कि अथवा वाले में फिगर नहीं होता। गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। अथवा वाले में फिगर नहीं होता बस, तो जिससे बिना फिगर के आप कर सके ना। तो यहां से बेटा 15 नंबर आपके फिट बनेंगे। और बेटा 15 नंबर का मतलब है 15 अंक कहूं या मैं कहूं 3%, क्योंकि यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट में 5 नंबर बराबर 1%। और लड़ाई है बेटा 3% की। लड़ाई कितने परसेंट की है? 3% की है। ठीक है, अरे भाई पास तुम टॉपर बनोगे, पढ़ो तो। पास होना क्या है, तुम्हें टॉपर बनाने के लिए प्राण त्याग देंगे भाई। तुम पास होने के लिए आए हो। तो हमेशा 6 प्रश्न आएंगे, 6 में से 3 करना है। हर के नीचे एक अथवा रहेगा, सभी प्रश्नों के नीचे एक चित्र वाला रहेगा, तो एक बिना चित्र वाला भी रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं।
और सबसे पहला प्रश्न मैं आपके सामने लाता हूं, सबसे पहला प्रश्न मैं आपके सामने लाता हूं लॉन्ग आंसर वाला। लॉन्ग आंसर का पहला प्रश्न ये हमेशा पूछा जाने वाला लॉन्ग आंसर का पहला प्रश्न, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट की चर्चा कर रहे हैं बेटा। तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा क्या, अनुवांशिकी क्या है बेटा। 15 से 20 करवा दे रहा हूं, इतना बहुत है। अनुवांशिकी क्या है, फटाफट करेंगे। अनुवांशिकी क्या है, मेंडल के पृथक्करण के नियम का स्वतंत्र विवन नियम की व्याख्या कीजिए, ठीक है ऐसे। और द्विसंकर का क्रॉस पर आधारित मेंडल की वंशागति के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। मेंडल के स्वतंत्र विवन नियम का वर्णन कीजिए, इसकी पुष्टि द्विसंकर संकरण का रेखा चित्र बनाइए। इसकी पुष्टि हेतु द्विसंकर संकरण का रेखा चित्र बनाइए। बेटा सब लोगों को एक कंफ्यूजन है कि लॉन्ग आंसर में जो चित्र बनाने हैं पेंसिल से बनाने हैं कि पेन से बनाने हैं कि स्केच से बनाने हैं। तो मैं कहता हूं बेटा पेंसिल से आप बनाओ और फिर उसके ऊपर स्केच चढ़ा दो, बढ़िया स्केच स्लैबलिंग कर दो। और जरूरी नहीं कलर वलर करना, ठीक है, कलर वलर करना जरूरी नहीं है, ठीक है, कलर करना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं जरूरी है, क्योंकि भाई कला का पेपर नहीं है, बायो का पेपर है, ठीक है, इतना ध्यान देना। बेटा शेयर करेंगे, 3000 पहुंचाएंगे तुरंत एक बार, शेयर और लाइक की संख्या बढ़ाएंगे, नहीं मजा नहीं आएगा। लाइक और शेयर की संख्या बढ़ाएंगे, लाइक और शेयर सर यार, लाइक और शेयर, लाइक शेयर लाइक शेयर लाइक शेयर लाइक शेयर। बेफिक्रीत भेज देंगे बेटा पीडीएफ, लॉन्ग आंसर की भी पीडीएफ भेज दूंगा। चले तो पहला ये है बेटा, इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। वंशागति को परिभाषित कीजिए, स्वतंत्र विवन का नियम, इसको कई बार पढ़ाया, हलवा भी कर दिया। द्विसंकर संकरण का चेकर बोर्ड भी आपको आना चाहिए, ना आए तो कोई बात नहीं, ऐसे लिख देना, ठीक है सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, हंसिए हंसिए हंसिए, 23 नंबर आ जाएगा बेटा। 23 नंबर की क्या मजाल, 70 में 70 आएगा भाई, टेंशन हाउ द गाइस। लाऊंगा एक पास कराने वाली क्लास लाऊंगा जिसमें आपको पास कराया जाएगा, ठीक है। तो देखो अनुवांशिकी, पहला देखो इसमें क्या पूछा था कि अनुवांशिकी क्या है, क्या पूछा था, अनुवांशिकी क्या है। भाई शेयर करेंगे, धड़ाक से 3000 बंदे लोग को जोड़ेंगे। केवल कहते हैं पीडीएफ भेजते नहीं बेटा, का भिजवा देंगे, काहे परेशान हो, पढ़ाने में बिजी हो जाते हैं ना एक्चुअली, भिजवा देंगे। गैंग आ गया हमारा, गंगा फतेहपुर। बेटा ये युद्ध है और बानर सेना, युद्ध में धोखा मत करो और इस युद्ध में अपने सेनापति का साथ दो बेटा। इस युद्ध में हम हमेशा जरूर विजयी होंगे और अंतिम विजय हमारी होगी, ये निश्चित परिणाम है। अंतिम विजय हमारी हो गई, ये निश्चित परिणाम है। और ऐसे ही बानर सेना में मुझे सैनिक चाहिए जो कहें मैं सत्य कहता हूं सखे, अभिमान मैं करता नहीं, यमराज से भी युद्ध में तत्पर, हाँ मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से ही युद्ध में तत्पर सदा मानो मुझे, है और की तो बात क्या, अभिमान मैं करता नहीं ना। तो लड़ाई बेटा होनी चाहिए। चलें तो अनुवांशिकी क्या है, अनुवांशिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वंशानुगत विभिन्नताओं का अध्ययन होता है। अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को वंशागति कहते हैं। क्या कहते हैं, वंशागति कहते हैं। अब हेडिंग डालोगे मेंडल के स्वतंत्र विवन का नियम, स्वतंत्र विवन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असारमेंट, बताया था इसको कि भाई कुछ नहीं करना। स्वतंत्र विवन का नियम क्या कहता है, तो स्वतंत्र विवन का नियम कहता है कि प्रभावी कारक, क्या कहता है, प्रभावी कारक प्रभावी के साथ तो जुड़ेगा ही, क्या कहेगा, प्रभावी के साथ तो जुड़ेगा ही, प्लस अपितु, प्रभावी के साथ तो जुड़ेगा ही, अपितु अप्रभावी के साथ, हाँ अपितु अप्रभावी के साथ भी जुड़ जाएगा। किसके साथ जुड़ जाएगा, अप्रभावी के साथ भी जुड़ जाएगा। कहने का मतलब है एक आदमी है वो अपनी जाति में शादी तो करेगा ही करेगा, लेकिन दूसरी जाति में भी कर सकता है लव मैरिज। ऐसे ही काम उसके साथ होगा अप्रभावी वाले के। अप्रभावी क्या करेगा, अप्रभावी तो अप्रभावी के साथ तो जुड़ेगा ही, दूसरी जाति वाला भी अपनी जाति से तो करेगा ही।
परंतु प्रभावी के साथ भी जुड़ जाएगा। किसके साथ? प्रभावी के साथ, प्रभावी के साथ भी जुड़ जाएगा। कहने का मतलब है जो कारक हैं वो युग्म बनाने में क्या है? स्वतंत्र हैं। ठीक है, जो कारक हैं वो युग्म बनाने में स्वतंत्र हैं। ठीक है, जो कारक हैं वो युग्म बनाने में क्या है? स्वतंत्र हैं। ठीक है, जो कारक है वो युग्म बनाने में स्वतंत्र हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कहने का मतलब वही है बेटा, यही पढ़ाते हैं। का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ बदल दें का? क्यों? जो कहीं कह रहा है यही पढ़ाते हैं। अब कह दो इसको पढ़ा चुके तो इसको ना पढ़ाएं भाई, इसका नहीं पढ़ाएंगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आएगा कि दूसरा ला के दे दे जो ना आए। बेटा ध्यान देना, जो दूसरा थोड़े ला के रखा जाएगा जो ना आए। अब कह दो ये इंपॉर्टेंट नहीं, इतना मारेंगे तुम्हें, इतना मारेंगे डायरेक्टर की कि प्रोड्यूसर बन जाओगे तुम। चलें, ठीक है बेटा, एक बार शेयर करेंगे। 2000 चाहिए, 2000 प्लस करेंगे। ये हो गया। इसके बाद इस पे क्या करें? द्विसंकर अनुपात लिख देंगे, सब बताया ही गया है। F1 पीढ़ी के स्वपरागण कराने के बाद F2 पीढ़ी, F1 पीढ़ी पे गोल पीले, गोल हरे झुर्रीदार पादप। ठीक है, अब रेशियो, जीनोटाइप, फिनोटाइप पूछा जाता है तो लक्षण प्रारूप, लक्षण प्रारूप क्या आया था? तो लक्षण प्रारूप आएगा द्विसंकर संकरण का 9:3:3:1। जीन प्रारूप के लिए अपन ने ट्रिक बनाई थी क्या? जीनोटाइप के लिए 1 2 1 2 2 2 4, 1 2 1 2 2 2 4, और फिर से 1 2 1 1 2 1 2 2 2 4 1 2 1। ये क्या हो गया? ये हो गया जीन प्रारूप। ये क्या हो गया? जीन प्रारूप। ठीक है, हाँ चलें। हाँ, प्रजनन स्वास्थ्य का महत्व। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। एक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, और ध्यान देना, आज एक जरूरी सूचना। आज जब मैं 6 बजे आऊंगा बेटा, 24 फरवरी की क्लास तो लिखा है, कोई बात नहीं, 26 फरवरी की क्लास पे, 26 फरवरी की क्लास, 26 फरवरी की क्लास आज 6 बजे बेटा। आज 6 बजे जब मैं आऊंगा तो जिन लोगों के सबसे ज्यादा जो कमेंट आ रहे हैं महत्वपूर्ण चित्र और आरेख, सबसे ज्यादा कमेंट आ रहे हैं चित्र आरेख, चित्र आरेख, चित्र आरेख ना, चित्र आरेख, चित्र आरेख, चित्र आरेख। तो महत्वपूर्ण चित्र और आरेख की क्लास है 6 बजे। सारे पूरी बुक के महत्वपूर्ण चित्र और चित्र के साथ आरेख भी, सिर्फ चित्र नहीं, चित्र के साथ आरेख भी बनाने होते हैं ना, जैसे संकरण वंकरण जैसा सारी चीजें सब। तो चित्र प्लस आरेख क्या लेके आऊंगा? महत्वपूर्ण चित्र प्लस आरेख। ये क्लास आएगी 6 बजे। कितने बजे? 6 बजे। महत्वपूर्ण प्लस चित्र प्लस आरेख, 26 फरवरी की क्लास। ठीक है, सारे महत्वपूर्ण करा दूंगा, सारे पूरी किताब के। ठीक है, पूरी बुक के। किसके? पूरी बुक के। इतना ध्यान देना, 6 बजे, आज 6 बजे पूरी बुक। 26 फरवरी मतलब आज, मतलब आज 6 बजे पूरी बुक के चित्र और आरेख। कुछ नहीं याद है बेटा, रटो मत। जब रटना बंद करोगे तब याद होना शुरू होगा। ठीक है, ऐसे नहीं याद होना शुरू होगा अगर रटोगे तो। हाँ चलिए आगे आते हैं बेटा अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न पे। अगला इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर, ये अगला इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर ये है बेटा, प्राकृतिक चयनवाद। प्राकृतिक चयनवाद का मत किसने प्रस्तुत किया? उस पुस्तक का नाम, प्रकाशन वर्ष के साथ बताइए। प्राकृतिक चयन, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया?
उस फ्रांसीसी वैज्ञानिक का नाम लिखिए जिन्होंने कहा कि जीव रूपों का विकास अंगों के उपयोग अनुपयोग कैसे हुआ। डार्विन का पूरा नाम, ये वाला प्रश्न मतलब लैमार्कवाद डार्विनवाद का। देखो ध्यान देना, जैव विकास वाले चैप्टर में इस पे डार्विनवाद लॉन्ग आंसर के लिए, लॉन्ग आंसर के लिए सबको कराया भी दे रहा हूं। डार्विनवाद और कौन सा लॉन्ग आंसर के लिए, लैमार्कवाद, और इन दोनों से जरूरी जो लॉन्ग आंसर के लिए है वो है उत्परिवर्तनवाद। क्या जरूरी है, उत्परिवर्तनवाद। डार्विनवाद, लैमार्कवाद और इन दोनों से जो जरूरी है वो है उत्परिवर्तनवाद। क्या है, उत्परिवर्तन, ठीक है, उत्परिवर्तनवाद। तो चलिए लैमार्कवाद डार्विनवाद पे आते हैं बेटा, समझाई दे रहा हूं। लैमार्कवाद पे क्या लिखना है ध्यान दे लो, फिर से दोहराए देता हूं, सब कुछ पढ़ा भी होगा आपने। लैमार्क के अनुसार, बेटा जो लोग पढ़ भी चुके हो ना, तो दोहरा जाने में तुम्हारी वो नहीं होगी, कंजूसी ना, दोहरा जाने में तुम्हारा तैयार ही होगा, ठीक है। सर ट्रिक बताइए जल्दी जल्दी। बिल्कुल बेटा, लैमार्क ने कहा था उपार्जित लक्षणों की वंशागति, मतलब कहने का मतलब है लैमार्क ने कहा था कि प्रत्येक जीव अपने जीवन काल में जिस वातावरण में रहता है उसके प्रभाव से अनेक लक्षण उपार्जित होते हैं। मतलब जिस वातावरण में रहेगा उसके प्रभाव से अनेक लक्षण पाएगा। आप जिस वातावरण में रह रहे हैं, आप नशेड़ियों के साथ रह रहे हैं, तो उनके प्रभाव से आपके अंदर नशे वाले लक्षण आएंगे, ठीक है। नशे वाले लक्षण क्या होंगे, आएंगे जरूर ना, आएंगे जरूर, ठीक है। और यही उपार्जित लक्षण उसके क्या होंगे, कहने का मतलब है कि जो वातावरण से मिले लक्षण, यही उपार्जित लक्षण उसकी संतानों में पहुंच जाएंगे और धीरे धीरे नई जाति बन जाती है। कोई भी अंग जिसका लगातार, लैमार्क ने क्या कहा था कि कोई भी अंग जिसका लगातार प्रयोग हो रहा है, धीरे धीरे उसका आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, धीरे धीरे उसका आकार बढ़ जाता है। और जिस अंग का उपयोग नहीं किया जाता वो धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। कहने का मतलब है अगर लैमार्कवाद के हिसाब से सोचें तो हम लोग अब हाथ का प्रयोग कम कर रहे हैं, काम वाम बहुत कम कर रहे हैं, तो क्या होगा बेटा, धीरे धीरे हम लोगों के हाथ छोटे हो जाएंगे। और दिमाग का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं तो दिमाग का हो जाएगा, सर का हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये सारी चीजें, जैसे सर्प के पहले पैर थे, लेकिन सर्प का हुआ जब जंगल वंगल कम होने लगे तो सर्पों को छिपने के लिए जगह ना मिली, तो बेचारे बिल में और पेड़ों की झाड़ियों के नीचे जाने लगे। और बिल में घुसने पर, पेड़ों की झाड़ियों के नीचे घुसने पर उन लोगों को सरक सरक कर चलना पड़ा, अपने पैरों से खड़े होकर के नहीं चलना पड़ा, सरक सरक कर चलना पड़ा। पैरों के उपयोग कम करने पड़े, कम करने लगे, खिसक खिसक के चलने लगे, तो उनके पैर विलुप्त हो गए। आज भी थोड़े से पैर वाली हड्डी है इनके पास। सांप की पैर की हड्डियों का नष्ट होना, जिराफ की गर्दन लंबी होना, बताया था ना कि लैमार्क ने कहा कि पहले छोटी गर्दन थी, सूखा पड़ा, नीचे इनको खाना नहीं मिला। जब इनको नीचे खाना नहीं मिला जमीन पे, तो पेड़ की टहनियों को पत्तियां खाने लगे ये लोग। पेड़ की टहनियां और पत्तियों खाने के लिए इन्हें अब कहा कि अपने गर्दन और आगे की टांगों को खींचना पड़ा, तो आगे की गर्दन और आगे की टांगे क्या हो गई, लंबी हो गई। बेटा सिर्फ इंपॉर्टेंट बताने आया हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले वो बताने आया हूं, बस लॉन्ग आंसर, ठीक है। अगस्ट बीचमान ने जन्म द्रव्य की परिवर्तन की परिकल्पना देकर के लैमार्क की क्या की, आलोचना की। यह भी पूछा जा सकता है कि लैमार्क की आलोचना किसने की, तो अगस्ट बीचमान ने जन्म द्रव्य की परिवर्तन की व्याख्या देकर के लैमार्क की काफी आलोचना की। उन्होंने कहा कि भाई अगर ऐसा होता तो एक लोहार होता है, पूरी जिंदगी हथौड़ा उठाता है और हम वो फोड़ता रहता है ना, अपना बनाता रहता है, तो उसकी ये वाली बॉडी काफी डेवलपमेंट हो जाती, लेकिन लक्षण उसके बच्चों में नहीं जाते। सदियों से हमारे यहाँ प्रथा चली आ रही नाक छिदाने के, लेकिन ये लक्षण उनके बच्चों में नहीं जाते। कोई भी बच्चा ऐसा पैदा नहीं होता जिसकी नाक छिदाई रहे ना। सर मुड़वाने की प्रथा है, इतने दिन से बाल दाढ़ी मुड़वा रहे हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि बाल दाढ़ी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं, तो ये क्यों नहीं हट जाती। ऐसा कह करके लैमार्क की आलोचना काफी की गई। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब डार्विनवाद दूसरा इंपॉर्टेंट बेटा 5 नंबर में है। डार्विनवाद भी कौन सा, या तो ये दोनों अलग अलग आएंगे 5 नंबर में, या तो 5 नंबर में इन दोनों की तुलना आएगी। क्या आएगी, या तो 5 नंबर में अलग अलग आएंगे या तो दोनों की तुलना आएगी। दोनों को मैं दिखाई दे रहा हूं सिस्टम, दोनों सिस्टम फटाफट से आपको मैं दिखाई दे रहा हूं बेटा, टेंशन नहीं लेना मेरे होते हुए, ना लॉन्ग की टेंशन ना शॉर्ट की आंसर, खेलेंगे जरूर बेटा। 70 में 70 लाएंगे जरूर, ठीक है, 70 में 70 लाएंगे जरूर, चाहे जो हो जाए। बेटा क्यों पढ़ते हो चक्कर में जब कोई नहीं है टक्कर में। डार्विन का पूरा नाम क्या था, चार्ल्स डार्विन। डार्विन को के बारे में बताया था मैंने आपको कि डार्विन वो आदमी था कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहां, जिंदगानी कर रही तो नौजवानी कर फिर कहां। डार्विन ने BHS बीगल लिया, एक जहाज लिया और लंबी समुद्री यात्रा में निकल गया ना भाई। डार्विन बैलेंस के लेख से काफी प्रभावित था। ये दोनों लोग का भाई, 2 लोग निकल गए
निकल गए यात्रा पर। और लंबी यात्रा पर डार्विन ने समुद्र में तमाम विभिन्न विभिन्न प्रकार की जातियों को देखा, समझा और उनके बारे में लिखा, और उन्होंने अपना मत दिया। मत क्या दिया कि जीवों के अंदर जनन की अपार क्षमता तो है, पैदा तो तमाम कर देते हैं, लेकिन जीने फिर इनमें जीवन संघर्ष होता है, अंतर जाति संघर्ष, अंतरा जाति संघर्ष, मतलब सजाति संघर्ष, अपनी जाति से जीने के लिए संघर्ष, भोजन के लिए संघर्ष, जल के लिए संघर्ष, वास स्थान के लिए संघर्ष, ऊर्जा के लिए संघर्ष, हर प्रकार का संघर्ष होता है। सजाति अपनी जाति में भी होता है, दूसरी जातियों से भी होता है, और उसमें जो विजयी होता है वो क्या बनता है, उसी को जीने का हक मिलता है, और जो जिएगा उसी की जाति आगे बढ़ेगी, जो नहीं जिएगा उसकी जाति कैसे आगे बढ़ेगी, वो मर जाएगा, वो विलुप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा इसलिए छोटी गर्दन वाले विलुप्त हो गए, ना जिराफ, क्योंकि उनको जीने का हक नहीं मिल पाया, क्योंकि वो वातावरणीय संघर्षों से नहीं लड़ पाए, वो खाना नहीं मिला। इसीलिए डार्विन के सिद्धांत को योग्यतम का चयन कहा जाता है, योग्यतम की उत्तरजीविता, योग्यतम की अतिजीविता। सन 1859 में डार्विन ने जातियों की उत्पत्ति नामक शोध पत्र निकाला, जिसमें वैज्ञानिक वायलेस भी शामिल थे, और डार्विन को अनुवांशिकी, लेकिन डार्विन का एक ही डिफॉल्ट था। डार्विन डिफीट कहां पे हुए, तो डार्विन डिफीट यहां पे हुए क्योंकि डार्विन को अनुवांशिकी की जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो दो चीजें ध्यान देना, फिर से बता दे रहा हूं, लॉन्ग आंसर में या तो लैमार्कवाद डार्विनवाद या तो इनकी तुलना। तो ये लैमार्कवाद डार्विनवाद हो गया, ठीक है, लैमार्कवाद डार्विनवाद। अब इसके बाद तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, तीसरा इन दोनों से इंपॉर्टेंट, लैमार्कवाद डार्विनवाद या तो इनकी तुलना। तीसरा जैव विकास का महत्वपूर्ण 5 नंबर वाले प्रश्नों पे इन दोनों से इंपॉर्टेंट पूछेगा, तो वो पूछेगा उत्परिवर्तनवाद। क्या पूछेगा, उत्परिवर्तनवाद। कौन सा वाद, उत्परिवर्तनवाद। ठीक है, उत्परिवर्तनवाद। उत्परिवर्तन क्या है, स्वजात और प्रेरित उत्परिवर्तन का एक एक उदाहरण बताइए। तो अचानक होने वाला परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन, अचानक होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, उत्परिवर्तन अनुवांशिक पदार्थ में अचानक होने वाला रासायनिक परिवर्तन है, जो अगली पीढ़ी में क्या होता है, वंशागत होता है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचे, अगली जिसके अंदर हुआ वो उत्परिवर्तक हुआ, मेरे जीन में हुआ तो मैं उत्परिवर्तक हूं ना। तो अब आगे क्या लिखना है इसमें, आगे ये बेटा स्वजात उत्परिवर्तन और बहिर्जात यानी कि प्रेरित उत्परिवर्तन, पढ़ाई होगा, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ा ही होगा इसको ना, स्वजात और प्रेरित, स्वजात और प्रेरित। तो ये हो गया बेटा दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका, दूसरा मोस्ट ये हो गया इस चैप्टर के 5-5 नंबर वाला। तीसरे 3 हमने कितने कर दिए, 5-5 नंबर वाले 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को निपटा दिया। अब बढ़ते हैं आगे के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 नंबर वाले पे। कहां पे, 5 नंबर की लड़ाई पे। और बेटा ये जो 5 नंबर की लड़ाई है इसको भी बराबर लड़ेंगे, और सारे 5 नंबर वाले करके ही छोड़ेंगे, किसी को तोड़े जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बेटा शेयर करते रहेंगे। एक बारी जनसंख्या 3000 होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 3000, कितनी, 3000 होनी चाहिए, तो होनी चाहिए। ठीक है, अगला ये 5 नंबर पे आ सकता है कि पील पांव, पील पांव फाइलेरिया वाला, हाथी पांव, पील पांव, इसको पढ़ा होगा आज आप लोग, इसको पढ़ा है ना आप लोगों ने, हाथी पांव, पील पांव ना, ये बताया बूचेरेरिया बैक्राफ्टी, बूचेरेरिया बैक्राफ्टी से होता है ये। ठीक है, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। लक्षण क्या है इसके, तो झुंझलाहट पैदा होती है, रोकथाम उपचार, ये भी देखा होगा आप लोगों ने। दिनांक से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन शायद आ सकता है, इसीलिए इस पर ज्यादा टाइम नहीं दूंगा बेटा, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा इस पे। ये स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ज्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि थोड़ा सा इसके आने के कम चांसेस है, जिसके आने के चांसेस है उस पे सीधा पहुंचते हैं। हाँ, ये प्रश्न, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा। तुलना आएगी 5 नंबर पे, किसकी तुलना, सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा। किसमें किसमें तुलना आएगी, सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा। सहज और उपार्जित, सहज का मतलब जन्मजात, जो जन्म के समय से पाई जाती है, इसको अविशिष्ट भी बोलते हैं। इस पे क्या होता है बेटा, जैसे त्वचा हो गई, रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश से रोकती है, मुख और लार आंसू रोगाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं, WBC, ये सब किसमें आते हैं, सहज प्रतिरक्षा में। उपार्जित प्रतिरक्षा में रोगाणु प्रतिजन के प्रभाव से उत्पन्न होती है, और इससे, इस पे क्या होता है बेटा, इसमें कहा जब प्रतिजन के प्रभाव से होगी, T और B लिम्फोसाइट होती है, पहली बार किसी रोगाणु के सामना होने पर अनुक्रिया होती है, और इसके फलस्वरूप प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। इस रोग के पुनः आक्रमण पर स्मृति आधारित
प्रतिक्रिया, यानी कि जो टी हेल्पर रहती है ना, टी हेल्पर कोशिकाएं रहती हैं, वो स्मृति आधारित प्रतिक्रिया तीव्रता से करती हैं। ये टीकाकरण से भी आ जाती है, जैसे टिटनेस का टीका और चेचक का टीका। और यहां पे भी फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी चले। और बेटा प्रेस द लाइक बटन। चले, प्रेस द लाइक बटन। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट और महावायरल 5 नंबर पे। कहां पे चलते हैं? अगले इंपॉर्टेंट महावायरल 5 नंबर वाले प्रश्न पे। 5 नंबर वाले प्रश्नों की श्रृंखला रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि बेटा ये आपको दिलाते हैं 5 के 5 नंबर। कितने नंबर? 5 के 5 नंबर। ये है 5 के 5 नंबर दिलाने वाला पंच। 5 का पंच है भाई 15 नंबर, 3% की बात है। अगला 5 नंबर दिलाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, पारितंत्र किसे कहते हैं? इसमें पाए जाने वाले जैविक अजैविक घटकों का वर्णन कीजिए। इसी को ऐसे करके पूछेगा, पारितंत्र की परिभाषा दीजिए, इसके प्रमुख घटकों के नाम बताइए, एक तालाब के पारितंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। या कहेगा तालाब के पारिस्थितिक तंत्र का चित्र बनाकर इनमें पाए जाने वाले जैविक तथा अजैविक घटकों का वर्णन कीजिए। पारिस्थितिक तंत्र के घटकों की व्याख्या कीजिए, ठीक है, व्याख्या कीजिए। चले दिनांक से इसको किसको आता है? ये किसको आता है? किसको आता है? ब्लर नहीं होगा। चलो ले लो स्क्रीनशॉट, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। चलिए आते हैं इसके उत्तर पे। तो पारिस्थितिक तंत्र का शब्द का प्रयोग एजी टेंसले ने किया। उनके अनुसार पारितंत्र वह तंत्र है जिनमें वातावरण की जैविक तथा अजैविक क्रियाओं, जैविक तथा जैविक सभी कारकों के परस्पर संबंधों और क्रियाओं को द्वारा व्यक्त होता है। पारितंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई होती है। प्रकृति की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? पारितंत्र होती है। पारिस्थितिक तंत्र में जैविक और अजैविक घटकों से बना होता है। जैविक का मतलब सजीव वाले, अजैविक का मतलब निर्जीव वाले, ठीक है। जैविक का मतलब सजीव वाले, अजैविक का मतलब निर्जीव वाले, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। जैविक घटक में उत्पादक आते हैं, उपभोक्ता आते हैं। कौन आता है? उत्पादक, उपभोक्ता। उत्पादक में कौन होता है? उत्पादक में हमेशा हरे पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं। क्या कहता है? प्रकाश संश्लेषण से क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। उपभोक्ता कहां है? जो विषम पोषी, जो इनसे अपना भोजन लेते हैं उत्पादकों से। लेकिन उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। बेटा शेयर करेंगे एक बार सभी लोग। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। चले तो प्राथमिक उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। पहले क्या होते हैं? पहले है प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरे है द्वितीयक उपभोक्ता, तीसरे कौन है? तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी जंतु होते हैं जो पेड़ पौधों को खाते हैं, जैसे हिरन, गाय, खरगोश। द्वितीयक वालों में मांसाहारी होते हैं जो प्राथमिक वालों को खाएंगे, भेड़िया, सांप, मेढक। तृतीयक वाले में कौन होता है? उच्च कोटि के मांसाहारी होते हैं, जैसे जो द्वितीयक वालों को खाएंगे, शेर, बाघ, चील और शार्क, ठीक है। डायग्राम वाले क्वेश्चन बेटा, चित्र और आरेख वाले क्वेश्चन भी यहां बता दे रहा हूं। बाकी सारे चित्र एवं आरेख 6 बजे, आज शाम 6 बजे लेके आऊंगा सारे चित्र और आरेख, ठीक है। सारे महत्वपूर्ण चित्र और आरेख आज शाम 6 बजे याद रखना। इसके आगे इतना देखो, इतना स्क्रीनशॉट ले लो, आगे फिर बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त पारितंत्र में कुछ विशिष्ट उपभोक्ता भी होते हैं जो निम्न शाकाहारी। ये क्या करते हैं बेटा? ये उत्पादक उपभोक्ता दोनों से भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे एक ही श्रेणी है सबकी, किसकी श्रेणी एक है? सुअर, भालू, कुत्ता, मनुष्य, ये एक श्रेणी में आते हैं क्योंकि ये सर्वाहारी हैं। सर्वाहारी की श्रेणी में आते हैं ना। कौन कौन? सुअर हो गया, भालू हो गया, कुत्ता हो गया और मनुष्य हो गया। तुम सब एक श्रेणी के हो। सर इंपॉर्टेंट बेटा, सिर्फ इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, कुछ नहीं बता रहा हूं। ज्यादा 10-15 बताऊंगा, बस 15 बता दूंगा बस। अपमार्जक मथारी जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं। गिद्ध। अब घटक क्या होते हैं? ये मृत पादप जंतु के शरीर को अपघटित करके उसे भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। अब घटक में हमेशा कौन होते हैं? जीवाणु और कवक। स्क्रीनशॉट ले लो, जीवाणु और कवक। लल्ला। और सभी लोग एक बारी लाइक की प्रेस द लाइक बटन।
लाइक बटन प्रेस जरूर करते रहेंगे। लड़ाई बेटा 5 नंबर की है। कितने नंबर की है लड़ाई है ये? 5 नंबर की हो। ये लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए, बहुत लंबा दंगल चलेगा 5 नंबर में। अगला 5 नंबर का क्वेश्चन, अगला 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है? पीसीआर। क्या है? पीसीआर, पॉलीमरेज रिएक्शन। ठीक है, पीसीआर क्या है? पॉलीमरेज रिएक्शन क्या है? इस तकनीक के विभिन्न चरणों को चित्र द्वारा समझाइए। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है? इस तकनीक के विभिन्न चरणों को चित्र द्वारा क्या करना है? समझाना है। तो पीसीआर क्या है? पीसीआर का मैंने बताया था कि ये क्या है? फोटोकॉपी मशीन है। क्या है? फोटोकॉपी मशीन है। इससे चाहो तो चाहे जितनी सारी फोटोकॉपी निकालते चले जाओ। ठीक है, जितनी सारी फोटोकॉपी निकालते चले जाओ, गर्दा करते चले जाओ। ठीक है, बिल्कुल। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर शीघ्रता पूर्वक पुंज निर्माण विधि है। इसके द्वारा लक्षित डीएनए का शीघ्रता से अनेक फोटोकॉपी, अनेक प्रतिलिपियां बनाई जाती हैं और इस विधि द्वारा एकल डीएनए अणु प्रतिदर्श नमूने का दीर्घीकरण किया जाता है। एकल डीएनए अणु के प्रतिदर्श नमूने का दीर्घीकरण किया जाता है। इस तकनीक को किसने दिया था? कैरी मुलिस। कैरी मुलिस इसमें लिखा है पुलिस, जिससे आपको याद रहे तो याद रख लो कि इस तकनीकी को किसने दिया? कैरी मुलिस ने दिया, खोजा। कैरी पुलिस ने खोजा। 1993 में इन्होंने इनको नोबेल प्राइज मिला। इसमें क्या करते हैं? तो डीएनए की क्या किया जाता है बेटा? इसके लिए क्या करते हैं? इस तकनीक के लिए, ठीक है, इस तकनीक के लिए क्या करेंगे? तो इस तकनीक के लिए पहला काम क्या करेंगे? पहला काम करेंगे कि डीएनए की लंबाई का एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज और 4 न्यूक्लियोटाइड। 4 न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से? एटीजीसी, वही साथ में परख नली में मिश्रित कर दिया जाता है। तो क्या होता है? तो डीएनए अनेक बार क्या करता है? डीएनए अनेक बार क्या होता है? कुंडलित होता रहता है और जितने बार कुंडलित होगा उतने फोटोकॉपी क्या हो जाएंगे? तैयार हो जाएंगे। जितने बार कुंडलित होगा उतने ही फोटोकॉपी तैयार हो जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है बेटा? आएगा जरूर ये भी, आएगा जरूर ये भी। चलें आगे बढ़ते हैं। दूसरा लॉन्ग आंसर बेटा, ई कोलाई जीवाणु पर जीन की क्लोनिंग एवं अभिव्यक्ति के चरणों की व्याख्या कीजिए। ये दूसरा लॉन्ग आंसर कितने नंबर का? 5 मार्क्स का, बार बार आने वाला 5 मार्क। दूसरा लॉन्ग आंसर, ई कोलाई जीवाणु पर मानव जीन की क्लोनिंग एवं अभिव्यक्ति के प्रयोग चरणों की व्याख्या। डीएनए पुनर्योगज तकनीकी, डीएनए तकनीकी पर क्या करना है? निबंध लिखना है। क्या लिखना है? निबंध लिखना है। ठीक है, तो पुनर्योगज डीएनए यानी कि रिकम्बिनेंट डीएनए किसी बाह्य स्रोत या जीव से प्राप्त वांछित विजातीय जीव को डीएनए से पोषक के साथ जोड़ करके वांछित उत्पाद या गुण प्राप्त करना पुनर्योगज डीएनए तकनीक कहलाती है। और यह विजातीय डीएनए तथा विजातीय डीएनए युक्त पोषक डीएनए पुनर्योगज डीएनए कहलाता है। कहने का मतलब कुछ नहीं है। कहने का मतलब यह है कि मान लिया जाए कोई डीएनए निकाला हमने, लिया और इस डीएनए को काटा और काटने के बाद इसमें कोई विजातीय जीन, दूसरे डीएनए का भी जीन क्या कर दिया? ऐसे जोड़ दिया। तो इसमें जब 2 डीएनए के जीन जुड़ गए हैं तो ये हो गया रिकम्बिनेंट डीएनए, यानी कि ये हो गया आरडीएनए। क्या हो गया? ये हो गया आरडीएनए। क्या हो गया? ये आरडीएनए। आ जाओ अनु, आ जाओ काली के भाई। मैं भगवान नहीं मानता लेकिन मैं कर चुकी। ठीक है बेटा, फटाफट चलेंगे, डोंट वरी, फटाफट दनादन चलेंगे। ठीक है, इसके चरण, वाह, इसके चरण क्या हैं? तो इसके चरण ये हैं कि पहले कोशिका का विघटन, उसमें डीएनए का पृथक्करण करना ना, डीएनए खंड को अलग करना, फिर प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस से क्या करना? उसके छोटे छोटे टुकड़े, एंडोन्यूक्लियस से उसके छोटे छोटे टुकड़े, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा डीएनए खंडों को पृथक करना, अलग अलग करना, फिर डीएनए आरएनए संकर का निर्माण, फिर द्विसूत्री डीएनए खंड का संश्लेषण कर इस अंतिम चरण में डीएनए आरएनए समिश्र खंड को एक सूत्री डीएनए के साथ पृथक करने के पश्चात एमआरएनए को भी पृथक कर लिया जाता है। ये हो गया इतना स्क्रीनशॉट। अरे दादा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सर डर लग रहा है। डरना किस बात का बेटा? पेपर तुम्हें देखकर डरेगा, तुम सारे सेशन बस ले लो। ठीक है, चलें अब इस पे ये चित्र बनेगा। कौन सा चित्र? ये वाला चित्र। केंद्रक, किसी भी केंद्रक से अपन ने डीएनए को निकाला, कोई केंद्रक है उससे डीएनए को निकालेंगे,
और निकालने के बाद क्या करेंगे, उसका टुकड़ा कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, ये उसको टुकड़े में बांट लिया, ये आ गया, फिर गए किसके पास, जीवाणु के पास, जीवाणु से क्या करेंगे, प्लाज्मिड निकालेंगे, फिर प्लाज्मिड को काट लिया, और काटने के बाद दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया, जब काट के दोनों को जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, ये बन गया आरडीएनए, क्या बन गया, ये बन गया आरडीएनए, क्या बन गया, आरडीएनए बन गया। ये देखो काटा, दोनों को काट काट के यहाँ पे दोनों को जोड़ लिया, अब ये बन गया आरडीएनए, फिर इस आरडीएनए को क्या किया गया, फिर आरडीएनए को इकोलाई के अंदर डाल दिया गया, और डालने के बाद पोषक कोशिका का बहुगुणन कर लिया गया, कहानी खत्म। ठीक है, कहानी खत्म, अपने अकॉर्डिंग बना दो, समझ बस जाओ। ठीक है, इतना कर लो, समझ बस जाओ, बस भाई, और कुछ ना करना है। आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न पे। अगला इंपॉर्टेंट लॉन्ग प्रश्न, एक भी प्रश्न छूट ना पाए गलती से भी। ठीक है बेटा, गलती से भी छूट ना जाए। अगला इंपॉर्टेंट लॉन्ग 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 एगो देयर, लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर कहां गया, ये अगला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अगला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, क्या बेटा, अगला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, इसके संरक्षण की विभिन्न विधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। क्या करें, इसके संरक्षण से। बेटा 2000 लाइक तुरंत हो जाए एक सेकंड में, फटाक से सभी लोग लाइक बटन पे एक एक बार ही प्रेस करेंगे। काहे गद्दारी करते हो, इतने लोग लाइव हो, लाइक नहीं करते हो। जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, इसके संरक्षण की विभिन्न विधियां, क्या करें, इसके संरक्षण की विभिन्न विधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। जीवमंडल आरक्षियों या राष्ट्रीय उद्यान का विवरण, ये वही बात है, जैव विविधता के संरक्षण हेतु उपाय। तो वह जैव विविधता क्या है, और साथ में यह भी पूछेगा कि जैव विविधता के ह्रास के कारण, क्या पूछेगा, ह्रास के कारण। लॉन्ग आंसर 5 नंबर में यही होगा कि जैव विविधता क्या है, जैव विविधता के ह्रास के कारण। क्यों जैव विविधता की या ह्रास, या इसी को बोलते हैं क्षति के कारण। क्या कहता है, क्षति के कारण, जैव विविधता क्षति के कारण। ठीक है, जैव विविधता क्या है, जैव विविधता की क्षति के कारण और निवारण के उपाय। और क्या पूछेगा, निवारण के उपाय। तो क्या है जैव विविधता, किसी भी पारितंत्र में जीवों परस्पर निर्भरता तथा अंतःक्रियाएं तथा लिखा है, तथा अंतःक्रियाएं करते हुए पादप एवं जंतुओं व सूक्ष्म जीवों की विभिन्न जातियों का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, रोजन ने। किसने करा, रोजन ने करा। किसने करा है, रोजन ने करा। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, रोजन ने किया था। अब आते हैं कि जैव विविधता की क्षति के कारण क्या है। कारण, प्राकृतिक आवासों का नाश, बड़े प्राकृतिक आवासों को टुकड़ों में बांटना, पढ़ाया भी था इसको ना। प्रदूषण, प्रदूषण से भी जैव विविधता को हानि मिलती है। और क्या है, विदेशी जातियों का आक्रमण, और क्या है, विदेशी जातियों का आक्रमण, और साथ में सह विलुप्तता। सह विलुप्तता का मतलब है अगर एक जीव विलुप्त होता है तो उस पर आधारित दूसरी जाति भी विलुप्त हो जाती है, या उस पर आधारित दूसरा जीव भी विलुप्त हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि मेढक को कौन खाता है, सांप खाता है। अब सारे मेढक विलुप्त हो जाएंगे तो सांप ऑटोमेटिक विलुप्त हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सांप को खाने को नहीं मिलेगा। अब जब खाने को नहीं मिलेगा तो कैसे रहेगा ना। ठीक है, अब संरक्षण के उपाय भी पूछेगा। क्या पूछेगा, संरक्षण के उपाय। तो जैव विविधता को संरक्षित कैसे किया जाए, संरक्षण के उपाय। तो संरक्षण के उपाय में इन सीटू और एक्स सीटू संरक्षण 2 प्रकार के होते हैं जैव विविधता के। किन कौन कौन से जैव विविधता के संरक्षण कौन कौन से होते हैं। तो जैव विविधता का संरक्षण देखो, स्वस्थानीय संरक्षण। संरक्षण के लिए क्या है, पहला संरक्षण है, देखो विविधता क्या ये हो गया, क्षति के कारण क्या ये हो गया। फिर संरक्षण, संरक्षण के लिए स्वस्थानीय संरक्षण यानी कि इन सीटू, उन्हीं के प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना। इसके लिए क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और जैव मंडल बनाए गए हैं। ये हो गया स्वस्थानीय संरक्षण। फिर बाह्यस्थानीय संरक्षण पे आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो दिनांक से। बाह्यस्थानीय संरक्षण पे आए तो बाह्यस्थानीय संरक्षण पे संकटग्रस्त जीवों को उनके प्राकृतिक आवासों से अलग करके विशेष स्थानों पर संरक्षित करना बाह्यस्थानीय संरक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है, बाह्यस्थानीय संरक्षण। तमाम एग्जाम्पल बताया हूं, 1-2 बस याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। चिड़ियाघर, आखेट पार्क, जंगल सफारी यानी कि सफारी पार्क, जलशाला, एक्वेरियम जहां पे मछली रहती है ना, वनस्पति उद्यान, बीज बैंक, जीन बैंक। बाह्यस्थानीय संरक्षण के विभिन्न उपाय हैं जहां जीव जंतुओं को क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है।
सर जी आपकी टॉपर मैं बनूंगा। बिल्कुल बेटा, वेरी बेस्ट ऑफ लक, वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बेटा चंदा। चलें आगे बढ़ते हैं। अब 22 स्थानीय रंगरक्षण के बाद रेड डाटा बुक तो फिलहाल 5 नंबर पे नहीं आएगा, 3 नंबर वाला प्रश्न है। सिर्फ 5 नंबर वाले प्रश्न अपन देखेंगे। कितने नंबर वाले देखेंगे? 5 नंबर वाले, जो सीधा डिक्टो आपके एग्जाम में आए, उनको नहीं छोड़ेंगे, उनको तो नहीं छोड़ेंगे। ये बेटा 5 नंबर। पारजीनी जंतु, क्या कह रहा है? पारजीनी जंतु यानी कि ट्रांसजेनिक जंतुओं को उत्पादन की 2 मुख्य विधियां। पारजीनी जंतुओं के उत्पादन की 2 मुख्य विधियों का वर्णन कीजिए। ट्रांसजेनिक जंतुओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ट्रांसजेनिक जीवों के 2 उदाहरण लिखिए। पारजीनी, ट्रांसजेनिक या पारजीनी एक ही बात है, ठीक है। पारजीनी जंतुओं पर उदाहरण सहित क्या करिए? संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पारजीनी जंतुओं पर उदाहरण सहित क्या लिखिए? संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये चलें आते हैं बेटा इस पे। तो पारजीनी जंतु ऐसा जंतु जिनके अनुवांशिक संगठन या जीनी अभियांत्रिकी द्वारा परिवर्तित किया जाता है, जीनी अभियांत्रिकी द्वारा जिनके अनुवांशिक संगठन को परिवर्तित करके विकसित किया जाता है, उनको जीएम जंतु। जैसे अगर जीएम फसल है ना तो उसको कहेंगे जीएम क्रॉप्स। पेड़ पौधों को बनाया गया, फसलों को बनाया गया तो जीएम क्रॉप्स। जंतु को बनाया गया है तो जीएम जंतु यानी कि जीएम एनिमल कहते हैं। और ये विभिन्न विधियों द्वारा बनाए जाते हैं। रिट्रोवायरस मध्य स्तरीय जीन स्थानांतरण, भ्रूणी स्टेम मध्य स्तरीय स्थानांतरण और अधिकांश पारजीनी जंतुओं को निषेचित अंडे से सीधा सूक्ष्म प्रत्यारोपण द्वारा उत्पन्न किया जाता है। निषेचित अंडे से सीधा सूक्ष्म प्रत्यारोपण द्वारा उत्पन्न किया जाता है। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। मैं टॉपर, सब टॉपर बनोगे बेटा, सब अपने अपने जिले के टॉपर बनो, ठीक है। और शेयर करो बेटा एक बारी। बिल्कुल टॉपर बनोगे और आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोकेगा बेटा। मेहनत कर, पसीना बहा, रुकना और थकना है मना। गेट रेडी टू फाइट, रेडी टू फाइट हो जाओ बेटा। लड़ो बस, टॉपर बनोगे। अगर लड़ना नहीं सीखोगे तो टॉपर नहीं बन पाओगे। सबसे पहले टॉपर बनने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लड़ना पड़ेगा। देखो अगला प्रश्न बेटा 5 नंबर वाला, 5 मार्क्स का अगला प्रश्न, 5 नंबर का अगला प्रश्न क्या कह रहा है? आवृत्त बीजी पादपों में गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया। गुरु बीजाणु जनन क्या है? मादा युग्मकोद्भिद में के परिवर्धन का वर्णन कीजिए। चित्रों की सहायता से 8 कोशिकीय भ्रूण कोश के विकास का वर्णन। ये बेटा अगला टॉपर बनाने वाला प्रश्न है। ये 5 नंबर का। कितने नंबर का? 5 नंबर वाला अगला प्रश्न। 5 नंबर वाला अगला प्रश्न देख लो बेटा दिमाग से। कुल मिला के कहने का मतलब है कि गुरु बीजाणु जनन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? गुरु बीजाणु जनन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? गुरु बीजाणु जनन पूछ रहा है। तो द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में, द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अगुणित गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। इसे 2 चरणों में बांटा जाता है। कितने चरणों में? 2 चरणों में बांटा जाता है। पहला, आवृत्त बीजी पादपों में युग्मकोद्भिद का बनना। कौन सा चरण? आवृत्त बीजी पादपों में युग्मकोद्भिद का बनना यानी कि बीजांड का बनना, ठीक है। ये हो गया बीजांड का बनना। अगला चरण बाहरी कोशिका, प्राथमिक कोशिका, भित्ति कोशिका कहलाती, जो एक परिणत विभाजन के द्वारा विभाजित होकर 2 कोशिकाएं अथवा कुछ अपरिणत विभाजन के द्वारा भित्ति कोशिका बनाएगी। फिर इसके बाद गुरु बीजाणु लास्ट में क्या बनेगी? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनेगी। फिर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका द्वारा अर्धसूत्री विभाजन से, कैसे विभाजन से? अर्धसूत्री विभाजन से गुरु बीजाणु मात्र कोशिका द्वारा अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनेंगे? 4 गुरु बीजाणु बनेंगे। क्या बनेंगे? 4 गुरु बीजाणु बनेंगे। ऐसे लाइनर रूप से 4 गुरु बीजाणु बनेंगे, जिनमें 3 नष्ट हो जाएंगे, 1 क्रियाशील गुरु बीजाणु बचेगा। 3 नष्ट हो जाएंगे, 1 क्रियाशील गुरु बीजाणु बचेगा, ठीक है। 1 क्रियाशील गुरु बीजाणु बचेगा। कहानी खत्म, ठीक है।
अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, परपरागण क्या है, इसके लाभ और हानि बताइए। 5 नंबर वाला, अगला 5 नंबर वाला प्रश्न, परपरागण क्या है, इसके लाभ और हानि बताइए। परपरागण क्या है, ठीक है। क्लास कब तक चलेगी बेटा, बस 20-25 मिनट। परपरागण क्या है, जब एक पुष्प के परागकण लैंगिक जनन द्वारा उसे उत्पन्न उसी जाति के दूसरे पुष्प पे माना पहुंचते हैं तो क्या बोलते हैं, परपरागण, ठीक है। मक्का में, पपीता में परपरागण होता है ना, ये सारी चीज। परपरागण के लाभ देख लो, 4 तो लाभ याद कर लो। कितने लाभ, 4 लाभ याद कर लो। कि पुनर्वांशिक पुनर्संयोजन होता है, जो क्या होता है, लाभदायक होता है। नई जातियां उत्पन्न होती हैं, बीज संख्या में स्वस्थ होते हैं, ज्यादा और स्वस्थ। रोग प्रतिरोधी प्रजातियां विकसित की जाती हैं, इनकी प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। ये हो गया लाभ। ये क्या हुआ, ये हुआ लाभ। अब हानि में क्या करोगे, हानियों में तो परपरागण से द्वारा अधिक संख्या में बीज बनते हैं, व्यर्थ होते हैं। परपरागण के लिए पादपों को विभिन्न युक्तियां, कीट, वायु, जल, पक्षी पर डिपेंड रहना होता है। पादप को परागकण और मकरंद बनाने के लिए बहुत ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। ये 2 चीजें, ये 3 चीजें, कहानी खत्म। अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। बार बार पूछा जाने वाला, जो कि आपके काय पे आएगा, जो कि आएगा आपके 5 नंबर पे। कहां पे आएगा, 5 नंबर पे। ये आ गया बेटा, शुक्राणु जनन। क्या है, शुक्राणु जनन। कौन सा जनन, शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन क्या है, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को संक्षेप में वर्णन कीजिए। शुक्राणु जनन और शुक्राणु जनन, ठीक है। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया, ये बेटा शुक्राणु जनन क्या कहते हैं, तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, शुक्राणु जनन कहलाती है। 3 चरण है। कौन कौन से चरण, वृद्धि प्रवस्था, फिर पहले सबसे पहले गुणन प्रवस्था, फिर वृद्धि प्रवस्था, फिर परिपक्वन प्रवस्था, फिर शुक्र कायांतरण। गुणन प्रवस्था, वृद्धि प्रवस्था, परिपक्वन प्रवस्था, फिर शुक्र कायांतरण। कौन सा, शुक्र कायांतरण, ठीक है। पूरे चैप्टर के एमसीक्यू करवा देंगे बेटा, सर मैं टॉपर हूं। बस बिल्कुल बेटा, बनने नहीं देना किसी दूसरे का। चलें, तो ये हो गई गुणन प्रवस्था, ये हो गई वृद्धि प्रवस्था। आरेख भी बनाना है। गुणन प्रवस्था में क्या होता है बेटा, बार बार समसूत्री विभाजन। क्या होता है, बार बार समसूत्री विभाजन। बार बार क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है गुणन प्रवस्था में ना। और वृद्धि प्रवस्था में क्या होता है, वृद्धि प्रवस्था में इन्हीं में से एक बड़ी हो जाती है ना, एक तो बड़ा हो गया वृद्धि प्रवस्था। वृद्धि प्रवस्था के बाद परिपक्वन प्रवस्था में 4 पूर्व शुक्राणु बनते हैं ना, 4 पूर्व शुक्राणु। लास्ट परिपक्वावस्था क्या होती है, लास्ट अवस्था शुक्र कायांतरण। क्या है, लास्ट अवस्था क्या है, शुक्र कायांतरण। कौन सी अवस्था है, शुक्र कायांतरण। शुक्र कायांतरण, शुक्र कायांतरण में जो 4 पूर्व शुक्राणु बने थे ना, इन्हीं से क्या होते हैं, शुक्राणु बन जाते हैं। गोल गोल पूर्व शुक्राणु बनते हैं। अब इन्हीं से क्या बन जाएंगे, इन्हीं के द्वारा क्या बन जाएंगे, शुक्राणु बन जाएंगे। इन्हीं के द्वारा क्या बन जाएंगे, शुक्राणु बन जाएंगे। इन्हीं के द्वारा क्या बन जाएंगे, 4 तो शुक्राणु बन जाएंगे। ये हो गया शुक्र कायांतरण। ये क्या हो गया, पूर्व शुक्राणुओं का शुक्राणुओं में बदल जाना क्या कहलाता है, शुक्र कायांतरण कहलाता है। ठीक है, जानते होंगे सभी लोग, ये होता है शुक्र कायांतरण। अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न पे, अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न पे नजर डालते हैं भाई, और याद रखेंगे एक चीज जरूर, एक चीज जरूर याद रखेंगे कि आज 2 क्लासेस है, ध्यान देना। आज की 2 क्लासेस में, कितनी क्लासेस पे, आज की 2 क्लासेस पे थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम देंगे मुझे, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपकी जानकारी के जो काइंड इंफॉर्मेशन। और बेटा इन सारे जिनको कुछ नहीं आता, जो लोग अभी नए जुड़े हैं बेटा, 2 दिन से ये सेशन चालू है, ज्यादा नहीं है, 2 दिन के, पिछले 2 दिन के सेशन है। अगर आप बायोलॉजी में पूरा रिवीजन करना चाहते हैं अभी, तो इन सेशन को अभी देखें, अच्छे से अच्छे नंबर के लिए ये सेशन आपके लिए लाए गए हैं। चैप्टर वाइज सेशन देखना चाहते हैं, परसों से है, ये परसों का है, 2 दिन पहले जनन,
या 2 चैप्टर, फिर तीसरा चैप्टर, फिर ये 8वां चैप्टर, ये चौथा, और ये 5वां, और ये 6वां, ऐसे पूरा चैप्टर वाइज 11वां, 12वां, 9वां, 7वां, सारी चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड है बेटा। फटाफट इनको भी देख लेंगे, इन सेशन को भी देखेंगे तो आपके बायोलॉजी पे अच्छे से अच्छे नंबर आ पाएंगे। नंबर का इनको देख लिया तो टॉपर ही हो सीधा। और बेटा ध्यान देना, 26 फरवरी है आज की क्लास बेटा। अभी लाता हूं बेटा, मैं बताऊंगा 6 बजे पूरी किताब के महत्वपूर्ण चित्र एवं आरेख। 6 बजे क्या बताऊंगा, इंफॉर्मेशन सुन लो। महत्वपूर्ण चित्र एवं आरेख, चित्र व आरेख 6 बजे लेकर के आऊंगा। और साथ में पूरी बुक के, किसके, पूरी बुक के। और एक चीज और याद रखना, बेटा एक क्लास मैंने ऐसी भी लगाई है, मुझे लगा कि एक क्लास ऐसी भी उन लोगों के लिए जिनको कुछ नहीं आता, वास्तव में जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, जिनका ये भी नहीं पता था कि मेरा मैथ है कि बायो, आए तो पता लगा बायो है, अभी तक कहीं कुछ नहीं पढ़ा या पढ़ा भी कुछ समझ में नहीं आया, कुछ नहीं आता, जिनको पास होना है, मात्र का होना है, पास होना है, मतलब उनको 30 नंबर प्रैक्टिकल में मिल चुके हैं और इनको मैं 30 नंबर दिला दूं। कितने नंबर दिला दूं, बढ़िया पास करवा दूं, 50 से 60% दिला दूं ना, 30 नंबर दिला दूं, 25 से 30, जिनको मैं 30 नंबर दिला दूं। 30 नंबर प्रैक्टिकल में इनको मिले ही हैं और 70 में से 30 नंबर मैं दिला दूंगा, 60% इनके बन जाएंगे। वो क्लास आज 8 बजे है। कमजोर से कमजोर, ध्यान देना, कमजोर से कमजोर छात्रों को पास कराने वाली देखो कैसे पास कराऊंगा, तो 30 नंबर उनको प्रैक्टिकल में मिल गए हैं और एक क्लास में 30 नंबर मैं उनको पढ़ा दूंगा। 8 बजे लेकर आऊंगा ये क्लास, 8 बजे लेकर आऊंगा। उनके लिए कंटेंट भी वैसा ही लाऊंगा, ये वाला नहीं कंटेंट लाऊंगा, उनके लिए दूसरा कंटेंट होगा। क्या कंटेंट होगा, एकदम हल्के प्रश्न, हल्के तरीके से कैसे लिखे। कुछ नहीं आता भाई, कुछ नहीं आता, बड़ी बड़ी चीजें मैं उनको दे दूंगा, उनके समझ नहीं आएगा, याद ही नहीं कर पाएंगे, तो उनको मैं कुछ अलग टाइप का पढ़ाने वाला हूं। और रहेगा यही सब कुछ, लेकिन अलग तरीके से रहेगा और बस ही सीमित कुछ चीजें रहेंगी, सिर्फ उतना कर लेंगे वो लोग, पास हो जाएंगे। कितना नंबर पा जाएंगे, 30 नंबर पा जाएंगे, सिर्फ उतना तैयार करके, सिर्फ एक क्लास करके गारंटी लेता हूं 60%, मतलब फर्स्ट डिवीजन पास हो जाएंगे। तो कमजोर से कमजोर या जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा उनको पास कराने वाली क्लास है आज रात 8 बजे। तो खुश हो जाओ भाई, कुछ नहीं पढ़ा पास करवा के मानूंगा। अब टॉपर भाई कुछ नहीं पढ़ा तो मैं कह दूं, जबरदस्ती कह दूं अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, तुम्हारा अभी तक मैथ था, तुम्हें अभी पता लगा बायो, आज से पढ़ लो, टॉप बन जाओगे, जिला टॉपर आओगे, तो कोई मतलब नहीं, जबरदस्ती तक घुसे मैं तो पढ़ा दूंगा, लेकिन इतना आपके अंदर नहीं जाएगा, इतना आपके अंदर नहीं जाएगा, सब भूल जाओगे, हैंगओवर हो जाएगा। तो एकदम सरल कंटेंट, एकदम डिप्पू लप्पू वाले प्रश्न जो 100% आएंगे, एकदम लप्पू, एकदम सरल चीजें, और सब चीजों को कैसे सरल से लिखें सिखा दूंगा, समझा दूंगा, 30% दिला दूंगा। और गारंटी लेता हूं, आई गारंटीड दिस, कि दिला के मानूंगा, उनको भी पास करवाने की गारंटी। ठीक है, 8 बजे याद रखना ये दोनों सेशन बेटा, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चित्र और आरेख पूरी बुक के बहुत इंपॉर्टेंट, चित्र बस नहीं बताऊंगा, आरेख भी बताऊंगा। और यहां पे कमजोर से कमजोर छात्र को पास कराने वाली क्लास है 8 बजे। तो दोनों चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। और जिसको आपका दोस्त जिसको कुछ नहीं आता उसको ये क्लास शेयर कर देना। आपका वो दोस्त जिसको कुछ नहीं आता, दिल्ली से आया है, बंबई से आया है, दिल्ली से आया मेरा दोस्त, बंबई से आया है, नॉर्वे से आया है, कुछ नहीं पढ़ा, टाल रहा है, घुमक्कड़ है, खिलाड़ी है, या गलती से फॉर्म डाल दिया, कुछ भी है, मैथ से बायो हो गया, बायो से मैथ हो गया, बीमार हो गया था, सबका निशान, सबके लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे। 2-2 नंबर, 5-5 नंबर वाले प्रश्नों पे श्रृंखला जारी रहेगी भाई। 5-5 नंबरों का भंडारा रुकना नहीं चाहिए, चलना ही चाहिए। ठीक है, ये भंडारा रुकना नहीं चाहिए, चलना ही चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे अगला
अगला नर जनन तंत्र, अगला 5 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है? नर जनन तंत्र कौन सा है बेटा? नर जनन तंत्र क्या है? अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कौन सा? नर जनन तंत्र कौन सा है बेटा? नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र पुरुष के नर जननको का सचित्र वर्णन, मानव के नर जनन तंत्र को चित्रों की सहायता से वर्णन। नर जनन तंत्र का मुख्य कार्य मानव के क्या होगा? नर जनन तंत्र, और इसमें शुक्राणु कहां संचित होते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न 5 नंबर का है बेटा। सर वीक लोग ही देखेंगे, सब लोग बेटा आपकी मर्जी, आप भी देख सकते हो, रोक नहीं है, लेकिन वीक के लिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पास कराने वाली क्लास। चलें तो मुख्य जननांग, सबसे पहले नर जनन तंत्र में मुख्य जननांग यानी कि वृषण के बारे में स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। वृषण, वृषण के बाद सहायक अंग सब पढ़ाया गया है, सहायक अंग, शुक्रवाहिनी ना बेटा। सब्सक्राइब सभी लोग कर देंगे, 9 लाख का भंडारा आज हो जाना चाहिए। सभी लोग सब्सक्राइब बेटा, जो लोग भी चैनल पे नए आए हैं, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया बेटवा भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है? सब्सक्राइब जरूर करेंगे। भंडारा, भंडारा 1 मिलियन में होगा भंडारा। ये हो गया, ये हो गया, और ये शुक्राशय शिश्न, ये इसका भी स्क्रीनशॉट। सहायक जननांग प्रोस्टेट का ऊपर, ये सारी चीजें प्रोस्टेट का ऊपर और पेरिनियल, ये और ये, ठीक है? और मादा जनन तंत्र, नर जनन तंत्र 5 नंबर, 5 नंबर मादा जनन तंत्र, ये नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, स्तन ग्रंथियां, ठीक है? नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, ये अगला आपका 5 नंबर का क्वेश्चन। आगे आते हैं बेटा, थोड़ा शेयर ओवर करो, काहे इतना कमजोर संख्या ला रहे हो तुम लोग। आगे आते हैं बेटा, आगे आते हैं बेटा 5 नंबर वाले क्वेश्चन पे। तो जनसंख्या विस्फोट 5 नंबर वाला क्वेश्चन, जनसंख्या विस्फोट और परिवार नियोजन, जनसंख्या विस्फोट और परिवार नियोजन। चले बेटा, जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या विस्फोट क्या है? अनियंत्रित तरीके से जनसंख्या में वृद्धि ना, सामाजिक स्तर, निरक्षरता, सामाजिक रीति रिवाज, कमाई में विवाह, मृत्यु दर में निरंतर कमी है जनसंख्या वृद्धि के कारण। जनसंख्या विस्फोट का नियंत्रण, परिवार नियोजन, कानूनी व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, आर्थिक सुधार, परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रम, ठीक है? चलें आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे आगे आते हैं बेटा। और 5-5 नंबर वाले धीरे धीरे, बहुत तेज चल गया ये, बहुत तेज चल गया। ये 5 नंबर वाला प्रश्न है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग, यानी कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है। इस पे डीएनए की संरचना बेटा, वाटसन क्रिक का डीएनए मॉडल। और क्या आएगा 5 नंबर में? 5 नंबर में क्या आएगा? ये वाटसन क्रिक का द्विकुंडलित डीएनए मॉडल। लिखना क्या है? चलिए इस मॉडल पे लिखना क्या है, उस पे आते हैं। लिखना क्या है वाटसन क्रिक के डीएनए मॉडल पे? ये चित्र बनाना है वाटसन क्रिक के डीएनए मॉडल पे। लिखना क्या है वो भी बहुत जरूरी है ना। चलिए वो भी दिखाई दे रहे हैं आपको। क्या लिखना है? ये लिखना है बेटा, ये चित्र बनाया, ये लिखना है कि इस दोहरे द्विकुंडलित मॉडल को सर्वप्रथम 1993 वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तावित, ये सारी चीजें कई बार देखा होगा आपने। सर कितने टाइम तक क्लास चलेगी? बस बस बेटा थोड़ी टाइम तक। ये हो गया दिनांक से ये, और साथ में द्विकुंडलन का महत्व भी आता है इसके साथ में, तो इसको भी तैयार कर लेना है। द्विकुंडलन का महत्व तैयार करना है। आगे आते हैं बेटा, ये प्रश्न वही है वर्सेचेज। देख लो इस प्रश्न को, शकल, इस प्रश्न की शकल को अच्छे से देख लो और तैयार कर लो, अभी मौका है, नहीं तो मौका फिर हाथ से निकल जाने के बाद कोई मतलब नहीं निकलेगा। फिर क्या होगा जब मौका हाथ से निकल जाएगा, तब फिर पछताए कोई मतलब नहीं है। फिर पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं लगने वाला। बेटा लाइक की संख्या बढ़ाएंगे सभी लोग, लाइक वाइक नहीं करते यार तुम लोग हैं। अगला प्लेसेंटा, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, प्लेसेंटा अपरा, अपरा के बारे में ये स्क्रीनशॉट लेके रख लो। अपरा, अपरा के भाग, अपरा के काम, अपरा कहाँ है, अपरा के भाग कहाँ है और अपरा के काम कहाँ है, ये सब कुछ भी वेरी इंपॉर्टेंट। अपरा अपरा अपरा, अपरा कहाँ है? अपरा है, अपरा ही तो अपरा है, बाकी तो सब पपरा है। अपरा ही से तो काम होता है।
शिशु को भ्रूण मिलता है। अगला बेटा दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन में लिखना कहा है, ये लिखना है, ठीक है, ये दोहरा निषेचन पे लिखना है। खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। और कोई इंपॉर्टेंट बचा है कुछ और अवशेष, है कुछ और अवशेष? तो चलिए फिर से याद रखना कि यहां पे अपन ने क्या करेंगे, महत्वपूर्ण चित्र और आरेख, महत्वपूर्ण चित्र व आरेख पूरी बुक के, कहां के, पूरी बुक के, किसके, पूरी बुक के। जरूर देखना बेटा टॉपर बनाने वाली क्लास, और इसमें कमजोर से कमजोर छात्रों को पास करा देंगे, कमजोर से कमजोर छात्रों को, किसको, कमजोर से कमजोर छात्रों को पास कराने वाली क्लास, छात्रों को पास करा के मानूंगा, पास करा के मानूंगा, पास करा के। है दादा कहां गया तू? पास करा के मानूंगा, करा के मानूंगा। कितने नंबर दिलाऊंगा भाई? तो 30 नंबर प्रैक्टिकल में पाया है, 30 नंबर इस क्लास से दिला दूंगा, 60% यानी कि फर्स्ट डिवीजन बायोलॉजी में पढ़ा दूंगा। तो बेटा 8 बजे अपने हर दोस्त को, अपने हर साथी को, अपने हर चिलगोजर को दे देना भाई। टॉपर तो नहीं बनेगा, तुमसे आगे नहीं जाएगा, लेकिन भाई पास हो जाएगा, भला हो जाएगा। तो ये क्लास सबको शेयर कर देना 8 बजे वाली, और 6 बजे तो सबको आना ही आना है। लेकिन गधा से गधा, मतलब जिसको कुछ से कुछ नहीं आता बेचारे को, उसको भी पास कराएंगे भाई, उसकी भी जिम्मेदारी, वो भी लड़का हमारा है, वो भी लड़का डंके की चोट पे, उसको एकदम लप्पू सा कंटेंट, उसको लप्पू से बढ़िया एकदम सरल सरल वाली मलाई देंगे, इतना करके पास हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। मिलते हैं अगले सुबह शाम 6 बजे और रात 8 बजे पास कराने के लिए, बिल्कुल बेटा। और तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं अगले एपिसोड पे, बाय बाय, टाटा। हाँ बैक बेंचर, बैक बेंचर। यहाँ पे लिखा log 1 + 10x dx, वो log 1 + 10x dx। बेटा गुण धर्म का प्रयोग करेंगे, अंग्रेजी